गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? वन शॉट वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो भी मुझे बताना। एक बार मैं बता देती हूँ कि हमने क्लास 11 का कंप्लीट सिलेबस, जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया है। क्लास 11 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके बाद में हम लोग वन शॉट सीरीज़ कर रहे थे। अब वन शॉट सीरीज़ के अंदर ऐसा है कि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर मैंने आपको अच्छे से करवाए। देन आई रियलाइज़ कि जो चैप्टर 4th 5th है, चैप्टर 4th हमारा फ्रिक्शन से रिलेटेड है और चैप्टर 5th वर्क एनर्जी पावर है। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर्स है ना, उसमें थियरी इतनी ज़्यादा नहीं है। जब आप डेरिवेशन करोगे, फॉर एग्जांपल हम लोग वर्क एनर्जी पावर ले लें तो उसमें थ्योरम्स है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम्स है। तो वो सब ऐसा है कि सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट है, फिर उसके ऊपर अगर आप न्यूमेरिकल करते हो ना तो वो चीज़ें क्लियर होती है। तो इसलिए मैंने वो वन शॉट में नहीं करवाया। मैं खुद प्रेफर करूँगी और आप लोगों को भी बोलूँगी कि वो दोनों चैप्टर्स आप फुल वीडियो से ही चेक करें, ताकि न्यूमेरिकल के साथ साथ आपके जो थ्योरम्स है वो बहुत अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देन जो रोटेशनल सिस्टम है, रोटेशनल मोशन है, चैप्टर नंबर 6, उसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि वो कराओ, तो आज मैं वही करवा रही हूँ वन शॉट में। बहुत ही लंबा चैप्टर है, हमने 8 से 9 वीडियो उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए लिए। जब मैंने कंप्लीट फुल वीडियो चैप्टर का वीडियो डाला था उसके अंदर एटलीस्ट 8 तो होनी चाहिए आई थिंक। तो काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो वो वन शॉट कराने का अच्छा ऑप्शन है उसके अंदर। और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी था, तो आज मैं वही चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 विच इज़ रोटेशनल मोशन बोल दो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल दो, रिजिड बॉडी डायनामिक्स बोल दो, तो वो चैप्टर हम लोग करवा रहे हैं। और इसमें भी देखो, मैंने न्यूमेरिकल्स, जब मैं खुद अपने पुराने वीडियोज़ देख रही हूँ तो मैंने चेक किया था, मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए। इस चैप्टर तक मैंने जो भी नया टॉपिक स्टार्ट किया उससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल तो आपको करवाए ही है। तो अभी भी मैं आपको ये बोलूँगी कि सिर्फ रिवीजन पर्पस से देख रहे हो तो वन शॉट देखो। बाकी मैंने फुल जो लेंथ वीडियोस है उसमें बहुत अच्छे से क्लियर करा है। अगर वहाँ पे कहीं किसी को प्रॉब्लम आती है कि भाई मेरा फुल लेंथ वीडियो आप देख चुके हो और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, तो मुझे कमेंट करो। वो देखने के बाद आपको जब रिवीजन करना हो तब आप वन शॉट देखो, बिकॉज वन शॉट में अगर आप लोग एक्सपेक्ट करो ना मैं सब कुछ ही समझाऊँ और सारे न्यूमेरिकल कराऊँ, तो फिर तो फुल लेंथ ही देख लो, फिर तो वन शॉट क्यों देखना है, ठीक है ना। वन शॉट में सिर्फ रिवीजन होता है। मैं टॉपिक का नाम लूँगी, आपको ये टॉपिक याद है, उसके अंदर ऐसा ऐसा था, फिर आपको याद आएगा, फिर न्यूमेरिकल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल नहीं करवा सकती, मैं सिर्फ आपको समझाऊँगी, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये टॉपिक्स थे, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है कि आपको वन शॉट की नीड है या फिर पहले आपको फुल लेंथ की नीड है, ठीक है। फुल लेंथ कर चुके हो देन डेफिनेटली आपको वन शॉट बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज आप वो कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ वन शॉट देख रहे हो, तो आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर नहीं होने वाले। सो ये एक डिस्क्लेमर देख लो कि वन शॉट में सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बिकॉज आप 1 घंटे या मैक्सिमम 90 मिनट्स के वीडियो में मैं पूरा चैप्टर नहीं एक्सप्लेन, मैं क्या कोई भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता। अगर कोई एक्सप्लेन कर रहा है ना तो डेफिनेटली वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है, जो भी टॉपिक्स है उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल थियरी सब कुछ नहीं आ पाएगा, चाहे चैप्टर कितना ही छोटा। हाँ, अगर मैं बात करूँ चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो वो आप 1.5 घंटे में पूरा ही करवा लोगे, उसमें इतना कुछ नहीं है विदाउट न्यूमेरिकल, उसमें भी न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकते। तो ठीक है, चलो इतनी सारी बातें हो गई। मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था, काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो अपलोड करी हूँ बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं आपको बता दूंगी मैंने कोई गैप नहीं लिया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी उतनी ठीक नहीं, लेकिन ठीक है हम लोग एक वीडियो कर सकते हैं आज। तो ठीक है, हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 6 विच इज रोटेशनल मोशन, इस चैप्टर का नाम तो है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ये आपके चैप्टर का नेम है, चैप्टर नंबर 6 है। तो रोटेशनल मोशन, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एसओपी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, नॉट एसआईपी, इट इज एसओपी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम लोग किस लिए पढ़ते हैं, बिकॉज हमें सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। रिवाइज करो सारी चीज़ें, जब मैंने आपको फुल लेंथ में पढ़ाई थी, चलो मेरा वीडियो नहीं देखा कोई बात नहीं, स्कूल में, क्लास में, कोचिंग में, कहाँ पे भी पढ़ा है वहाँ से रिवाइज करो कि क्या होता है सेंटर ऑफ मास, क्या होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास पे हम लोग बाद में आते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। मैंने आपको बताया था कि अभी तक हम लोग पूरे बड़े बड़े हैवी मासेस ले रहे थे और उस पूरे मास को एक ही ऑब्जेक्ट लेके चल रहे थे। फॉर एग्जांपल हमने बात कर दी किसी ट्रक की, ठीक है, ट्रक की बात कर दी, बहुत बड़ा ट्रक है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा ट्रक बस एक सिंगल मॉलिक्यूल से, सिंगल एटम से बन गया, नहीं ना, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से बना होगा, कोई पार्टिकल इधर है, कोई पार्टिकल इधर है, कोई पार्टिकल इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना कि हमने ले लिया ट्रक का मास, ले लिया फॉर एग्जाम्पल इट इज 120 kg,
तो अब हमको सोचने की बात है कि ये मास किसका है, इस पार्टिकल का है, इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल है, किस पार्टिकल का। या फिर मैं बात करूँ वेलोसिटी की कि ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो मैं कौन से पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करूँ, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चलेगा, सब चलेगा। तो ये जो वेलोसिटी है ना किसकी है। तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल की इंट्रोड्यूस करते हैं कि नॉर्मली हमारे पास कोई सिस्टम होता है ना, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एक ही एटम से या एक ही मॉलिक्यूल से बना हुआ ऑब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन उनको हम लोग स्टडी नहीं करते। हम लोग हैवियर मासेस स्टडी करते हैं, तो हमें पता है कि वो एज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल काम करता है। उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, सब अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं। तो जब हम लोग मास की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, तो हम लोग किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो चीज़ समझने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या फिर मैं बोलूँ सेंटर ऑफ मास। जब हम लोग हैवियर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे और हमें इंडिविजुअल पार्टिकल को स्टडी करना है या फिर पूरे के पूरे सिस्टम को स्टडी करना है, तो हम लोग कौन सा पार्टिकल कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल या एक एटम से नहीं बना होगा, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स मिलके एक पार्टिकल बनाएंगे और फिर खूब सारे पार्टिकल्स मिलके एक सिस्टम बनाएंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं इस सिस्टम की बात करूँ जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ये, ठीक है। तो अब जब हमें इस सिस्टम को स्टडी करना है, ठीक है, हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते हैं, स्टडी करते हैं, मुझे इस सिस्टम को स्टडी करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि यहाँ पे मेरे पास 1000 पार्टिकल है, 1000 पार्टिकल, सबके मासेस होंगे, सबकी वेलोसिटी हो गई। अगर ये चल रहा है, अगर इसके पास कुछ एक्सीलरेशन है, ये चल रहा है, तो इन सारे के सारे पार्टिकल्स चल रहे हैं ना, एक सिस्टम में थोड़ी चल रहा है, सारे के सारे पार्टिकलों को लेके चल रहा है साथ में। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि जब ये सिस्टम है, ठीक है, ये चल रहा है, इसके एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, सबका मास है, तो जब हम लोग इस सिस्टम को स्टडी करेंगे तो किसका मास ले, किसकी वेलोसिटी ले, किसका एक्सीलरेशन ले, किस पे फोर्स काउंट करे, तो ये सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम किसी एक पॉइंट पे सेंटर्ड है, ठीक है। कोई एक पॉइंट ले ले कि यहाँ पे सेंटर्ड है ये पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग जब इस सिस्टम को स्टडी करेंगे और अब बात करेंगे कि इस सिस्टम की वेलोसिटी, तो हम लोग इस पॉइंट की वेलोसिटी लेंगे। इस सिस्टम का मास, तो यहाँ पे कितना मास सेंटर्ड है उसकी बात करेंगे। इस सिस्टम की एक्सीलरेशन, तो इस पॉइंट की एक्सीलरेशन की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ था, थोड़े टाइम बाद में यहाँ पे आ गया, तो इस पॉइंट से ये भी, ये यहाँ पे पॉइंट हो गया, यहाँ पे, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई ना, वो हमको स्टडी करना। हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं कर सकते, ये कितना गया, ये कितना गया, ये कितना गया, नहीं, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे सिस्टम को सेंटर्ड मान रहे हैं, दैट इज आर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और यही मेजरली हम लोग हमारे चैप्टर में इनिशियल पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया वन शॉट के वीडियो के हिसाब से, बट स्टिल मैं आपको समझा रही हूँ कि पूरा पार्ट चैप्टर पढ़ने से पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अरे भाई सेंटर ऑफ मास है क्या, हम लोग इसकी वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, इसका एक्सीलरेशन पढ़ रहे हैं, बट यू शुड नो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, हाउ इट इज रिलेटेड टू द नॉर्मल ऑब्जेक्ट। जो भी सिस्टम की हम लोग बात करते हैं किससे कैसे रिलेटेड है, तो ऐसे रिलेटेड है कि ये एक पॉइंट उसके अंदर होता नहीं है। हम लोग मान लेते हैं कि मेरा पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे सेंटर्ड है और बस अब हमें इसी पॉइंट की स्टडी करना है, इसी का वेलोसिटी चाहिए, इसी का एक्सेलरेशन चाहिए, इसी पे फोर्स चाहिए, इसी पे मोमेंटम चाहिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट हैवियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब चलो, ये तो बात हो गई कि हमें ये पता पड़ गया कि ये सेंटर ऑफ मास है। आप देखोगे इन जनरल, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं इस पॉइंट पे रखती हूँ तो मेरा मार्कर गिर जाएगा, इधर रखूँ गिर जाऊंगा, लेकिन वहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो रहा है ना, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो देखो ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे रखूँगी तो भी ये नीचे जा रहा है, गिर भी गया, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये पूरा का पूरा सिस्टम मेरा जो है, ये मार्गरिक सिस्टम है, अगर ये जिस पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है ना, जहाँ पे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, वही इसका सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इन जनरल सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अब आता है कि चलो ये तो हो गया कि थियरी में ही है, लेकिन जब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें कुछ रिलेशन पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आता है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव M1 मास, ठीक है, M2 मास, M3 मास, 3 लेके चलते हैं, कितने भी पार्टिकल हो सकते हैं, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकली थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए इसलिए हम लोग 3 लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये 3 मास है, इसका कोऑर्डिनेट है R1, इसका कोऑर्डिनेट ले लो R2, इसका कोऑर्डिनेट ले लो R3, ये y एक्सिस ले लो, ये x एक्सिस ले लो,
ठीक है। अब मुझे निकालना है कि हमारे पास ये 3 पार्टिकल सिस्टम है, क्यों? बिकॉज मैंने 3 पार्टिकल लिया तो 3 पार्टिकल सिस्टम हो गया। अब 3 पार्टिकल सिस्टम में अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है कि ये हमारे पास सिस्टम है, 3 पार्टिकल है, कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब मुझे बताओ कि इनका सेंटर ऑफ मास जो होगा ना वो किस पॉइंट पे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, मतलब एक्स cm, एक्स सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे होगा और वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस होगा। ये कोऑर्डिनेट्स मुझे निकाल के बताओ, मतलब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताओ इस सिस्टम के लिए। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ ना एक्स cm की, तो वो हो जाएगा m1 वाला मास ये, और इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब इसका x1 और इसका y1, ठीक है। तीनों के लिए हो जाएगा, इसका x1 y1 हो जाएगा, इसका x2 y2 हो जाएगा और इसका x3 y3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। और वैसे ही हमारा YCM का निकल जाएगा, बस हमें m1 y1 करना है, जो भी x है उसकी जगह y करना है। तो इस टाइप से आप सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास निकल सकते हैं कोऑर्डिनेट। इन जनरल जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, XCM इक्वल्स टू MIXI, ठीक है। समेशन लगा दो, I इक्वल्स टू 1 2 3, अपने यहाँ पर 3 पार्टिकल है तो 3 के लिए ही लेंगे, ठीक है। I इक्वल्स टू 1 2 3। समेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, हमने पढ़ा है, इंटीग्रेशन के अंदर भी पढ़ा है कि ये एज ए इंटीग्रेशन काम कर रहा है, सम दे रहा है हमको, किसके लिए ले रहे हैं, जनरल I की लिमिट चेंज हो जाएगी 1 से 3, m1 x1 m2 x2 m3 x3, ठीक है। तो इन जनरल हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने x की बात करी, इन जनरल और भी जनरल वे में चले जाए तो हम लोग ले लेते हैं कोऑर्डिनेट r सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा MIRI हो जाएगा। और ये सेम आप अगर 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए स्टडी कर रहे हो तो ये 3 हो जाएगा MI, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। इसके बाद हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, एक कंडीशन हमारे पास क्या आ जाती है कि अगर मैंने मान लिया, देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या है सेंटर ऑफ मास का, लेट्स से इट इज x सेंटर ऑफ मास, या फिर हम लोग r लेके ही चलते, इन जनरल r जो होता है ना वही लेके चलते, r सेंटर ऑफ मास। क्या फॉर्मूला था, MIRI सिग्मा MI। मैं लिमिट नहीं लगा रही हूँ, अंडरस्टूड है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल का सिस्टम होगा उतनी होगी। अब अगर मैंने मान लिया कि मेरा जो सिस्टम है ना, ठीक है, सेंटर ऑफ मास मतलब जो सेंटर ऑफ मास मैं निकाल रही हूँ ना वो ऑरिजिन पे आ गया, कि मेरा ऑरिजिन पे, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कुछ ऐसी कंडीशन, हमारे पे एक सर्कल है, और जब आप स्टडी करोगे ना आगे तो पता पड़ेगा कि इसका सेंटर मास इसके सेंटर में आएगा, जो किस पे आ रहा है, ऑरिजिन पे आ रहा है। जब ऐसा केस हो कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पे आएगा तो मतलब 0 0 ना, x सेंटीमीटर पे 0, x cm पे 0 और y cm पे 0 इक्वल्स टू MIRI सिग्मा MI। तो हम इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं MIRI इक्वल्स टू 0 हो सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो यहाँ से आ जाएगा जब हमारा सेंटर ऑफ मास किस पे ऑरिजिन पे हो, देन ओनली दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर हम लोग लेते हैं कि कोई 2 पार्टिकल सिस्टम है, 2 पार्टिकल सिस्टम मतलब हमारे पास सिर्फ 2 पार्टिकल है। अब 2 पार्टिकल सिस्टम की बात करूंगी तो एक लीनियर ही प्रोग्राम बनेगा इस टाइप का, m1 ले लिया m2 ले लिया और इनके बीच की डिस्टेंस क्या ले ली, r ले ली, कि मेरे पास 2 पार्टिकल सिस्टम है। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यानी XCM एंड YCM निकालो कितना। तो हमने पढ़ा है कि जब भी हम लोग 2 पार्टिकल सिस्टम की बात करेंगे ना, देन सेंटर ऑफ मास विल ओनली लाई ऑन व्हाट, दिस एक्सिस, जो इनकी लाइन ऑफ जॉइनिंग, ज़्यादा एक्यूरेट टर्म होगा, जो लाइन ऑफ जॉइनिंग है ना उसी के ऊपर सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा फॉर अ 2 पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल सिस्टम जो उनकी जो लाइन इनको ज्वाइन करी ना, इसी पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। अब कहाँ पे होगा नहीं पता, लेकिन होगा इसी लाइन पे। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे एग्जिस्ट करेगा। दूसरी होगा ऑलवेज एग्जिस्ट नियर हैवियर मास, मतलब m1 और m2 दोनों में से जो भी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल m1 ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इसकी साइड आएगा, अगर m2 ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इसकी साइड आएगा, और अगर m1 और m2 दोनों बराबर है तो एग्जैक्टली बीच में मिड पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे 3 केसेस हो जाएंगे, व्हेन m1 इज ग्रेटर देन m2 तब m1 की साइड होगा, m2 बड़ा है तो m2 की साइड जाएगा, और दोनों इक्वल है तो एग्जैक्टली बीच में आएगा। तो इसके जो सेंटर ऑफ मास की जो होती है ना कोऑर्डिनेट्स, वो क्या होता है,
एक्सीएम, अगर मैं एक्सीएम निकालूँ ना तो एक्सीएम इज व्हाट, M2R M1 प्लस M2, और YCM निकालूँ ना तो ये हो जाएगा M1R M1 प्लस M2। ये दोनों फॉर्मूलाज कैसे आए फुल लेंथ वीडियो में चेक करना है, डेरिवेशन में, पूरा डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ, तो आप फुल लेंथ वीडियो में जाके चेक कर सकते हो कि ये फॉर्मूलाज हमारे पास आते हैं। और दूसरी कंडीशन, जो मास ज़्यादा होगा उसके पास में सेंटर ऑफ मास आएगा, अगर M1 बड़ा है तो कहीं ना कहीं यहाँ एग्जिस्ट करेगा। तीसरी चीज़, दोनों मास इक्वल है तो एग्जैक्टली बीच में सेंटर ऑफ मास हमारा आ जाएगा। तो ये 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया। और इसकी जगह अगर मैं 3 पार्टिकल सिस्टम करूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया ये ट्राइंगल, ठीक है, एक M1 यहाँ पे हो गया, M2 यहाँ पे हो गया, M3 यहाँ पे आ गया। अब सेंटर ऑफ मास निकालो, निकाल सकते हो ना इजीली। आपको क्या चाहिए, इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इसके लिए मुझे x1 y1 चाहिए, इसके लिए x2 y2 चाहिए, और इसके लिए x3 y3 चाहिए। तो देखो इसके लिए तो 0 0 हो गया, ये तो ओरिजिन पे आ रहा है। इसका कैसे होगा, ये देखो, ये निकाल लो आप, ये हमारा x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। इसके लिए ये x1 हो जाएगा और y1 तो y3 तो 0 हो जाएगा। अगर आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट है तो जो मैंने कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला आपको बताया उसमें पुट करके आप इसके लिए x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और मैंने जो फुल लेंथ वीडियो उसमें कैलकुलेट करके बताया भी है, तो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने 2 पार्टिकल सिस्टम पढ़ लिया, हमने 3 पार्टिकल सिस्टम पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है कि ये जो हमने बात करी ना, वो तो हमने बात करी जब हमारे पास जो सिस्टम होगा ना उसके अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल्स की पोजीशन हमें पता हो कि M1 इधर है, M2 इधर है, M3 इधर है। अब अगर मुझे दे दिया कंटिन्यूस मास सिस्टम, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मुझे दे दिया रॉड, ठीक है, ये हमारे पास रॉड है, इसकी लेंथ दे दी L, इसका मास दे दिया M। अब बताओ क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास तो टोटल मास दे दिया ना हमको M, हमें नहीं पता कि इसके अंदर एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, तो हमें इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स तो नहीं मालूम है, हमें टोटल मास पता है, टोटल लेंथ पता है। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के जो हो जाएगा ना, उसके अंदर हमारे पास आता है कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, और वहाँ पे हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सीएम ना, तो इट विल बी एक्स dm ऑन dm, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग कोई एक छोटा सा मास का टुकड़ा विच इज dm, और इसकी लेंथ ले लो dx लेंथ का, ये लेंथ ले ली ना, dx लेंथ का dm मास का पीस मास ले लिया, उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगा देंगे किसकी, टोटल जो भी लिमिट आपको देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल चलो हम लोग ये वाला क्वेश्चन ले ही लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपको dm कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है, मैंने बहुत अच्छे से फुल लेंथ वीडियो में एक्सप्लेन करा है कि कैसे आपको स्टेप्स लेने, एक बार ज़रूर वो देखना, अगर डायरेक्टली देखोगे तो नहीं समझ पाएगा, मैं खुद देखती तो मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है ना। तो इसलिए फुल लेंथ वीडियो चैप्टर का क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली यू कैन रिलेट कि आप कौन शॉट में क्या पढ़ रहे हो। ओके, सो विल से कि L लेंथ की रॉड है, उसका मास है M, अगर लेंथ की रॉड 1 ले ले तो मास कितना हो जाएगा M/L। तो उसी टाइप से dx लेंथ की रॉड का मास कितना हो जाएगा M/L dx, मतलब ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई dm, मैंने dx लेंथ के लिए बोला ना, तो dx लेंथ के लिए मास कितना है dm, तो dm की वैल्यू क्या आ गई M/L dx। तो यहाँ पे आप लिख दो xm इक्वल्स टू x एज इट इज, और ये हो जाएगा M/L dx, और ये हो जाएगा dm अगेन M/L dx। तो अब यहाँ पे देखो M/L दोनों कांस्टेंट वैल्यू, इनकी वैल्यू तो नहीं चेंज हो रही, टोटल मास फिक्स है, टोटल लेंथ फिक्स है, तो बाहर ले लो M/L, ठीक है, और अपॉन में भी M/L बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे पीछे क्या बचेगा x dx, और ये हो जाएगा dx। अब आती है बारी लिमिट की, ये तो आप चाहे कैंसिल कर दो, ठीक है। अब बात हो रही है लिमिट की, तो लिमिट आपको देखनी है किसकी, जो d के साथ में जो डिफरेंशिएट हो रहा है, कौन हो रहा है dx, तो dx कितना वेरी हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, इसका मतलब 0 से l तक, तो आप लिमिट लगा लो 0 से L, और आप कैलकुलेट कर लो, आपको एक्सीएम मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कब करने हैं, जब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर इसमें हमारा क्वेश्चन आ जाए कि कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन तो है बट नॉन यूनिफॉर्म है, क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब हमें पता था कि ये रॉड ऐसे सीधी सीधी है, ये यूनिफॉर्मली बनी हुई है, जैसे मार्कल है, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म है, लेकिन आप देखो अगर मैं आगे जाऊँ तो यहाँ पे ये पतला हो रहा है, अगर मैं सिर्फ इतनी लेंथ लूँ ना,
यहाँ से यहाँ तक, तो दिस इज यूनिफॉर्म। लेकिन अगर मैं इतना टोटल दे रही हूँ तो यहाँ तक तो यूनिफॉर्म है, फिर यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे और कम आ रहा है, यहाँ पे टिप हो रही है और कम हो रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, हमें एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो उस केस में आपको एक टर्म गिवन होगी, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्बडा से। इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। लीनियर मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो आपको इस लैम्बडा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, वो पुट करके आप एम और एल का रिलेशन मिल जाएगा, आप क्वेश्चन में करके निकाल सकते हो। मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए, चेक करना। लीनियर मास डेंसिटी हो सकता है, या फिर हो सकता है एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, कुछ भी हो सकता है। सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। इसको डिफाइन करेंगे सिग्मा से, इसको रो से। तो जो भी जिस टाइप का भी आपके पास स्ट्रक्चर है, शेप है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही होगी, फिर अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करके कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसके ये फॉर्मूलाज कराने के बाद कुछ शेप्स के लिए जो ये है ना सेंटर ऑफ मास, ये निकाल के भी दिए। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें कि हमने लिया है सेमी सर्कल, ठीक है। मैंने पूरा सॉल्व करा है, आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने सॉल्व करके बताया। तो सेमी सर्कल के लिए जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो क्या हो जाएगा 2r/π, ठीक है, इट इज़ 2r/π। और अगर मैं बात करूँ कि सेमी डिस्क है मेरे पास, ठीक है, सेमी डिस्क, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ है ये 4r/3π। इस टाइप से, उसी टाइप से मैंने आपको कोन के लिए भी निकाल के दिए, होलो के लिए अलग निकाल के दिया है, सॉलिड के लिए अलग निकाल के दिया है। ये h/3 आता है, ये h/4 आता है, h/3 है, h/2 है, दिस इज h/3, राइट, h/3 ही है। तो इस टाइप से मैंने सारे के सारे कैलकुलेट करे हुए अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए, कुछ कैलकुलेट करे, कुछ डायरेक्टली लिए। कहीं आपको पूछने वाले नहीं है कि कैसे आया, क्या रिजल्ट है ना, वो पता होना चाहिए। सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इतना डीप में नहीं जाएगा। जो इजी वाले ना वो आपको निकालेंगे, कोई स्ट्रक्चर दे दिया, ट्राइंगल दे दिया, सर्कल दे दिया, फिर उसके लिए आपको पूछ सकते हैं, तो वो निकालना बहुत ईजी है। और कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स है जो सेमी सर्कल, हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है, कॉन्स हो गया, तो इनके लिए मैंने आपको लिख के बताया और कुछ सॉल्व करके भी बताया। तो आप एक उसके लिए फुल लेंथ जो वीडियो है ना, वो बिल्कुल चेक कर लेना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। चलो ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सेंटर ऑफ मास कंप्लीट होता है कि आपको कैसे निकालना है। ये चीज़ हमने पढ़ी कि क्या होता है और कैसे निकालना है, अलग अलग बॉडीज़ के लिए कैसे निकाल सकते हो। नॉर्मल अगर आपको पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे तो बहुत इजी है। फिर आपको हो जाएगा कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा XDM वाला, ठीक है। और अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म दे रखा है तो आपको यहाँ पे मास डेंसिटी का फॉर्मूला गिवन होगा, तो उसको पुट करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि हमने कोऑर्डिनेट्स की बात करी, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कि चलो ये तो कोऑर्डिनेट्स था, अगर उसमें अगर हमको वेलोसिटी कोई भी पॉइंट है, ठीक है, हमने ये सिस्टम ले लिया, यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारा क्या सेंटर ऑफ मास है। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो अब जब हम लोग इस सिस्टम के मोशन को स्टडी करेंगे, ठीक है, अब तक हम लोग बात कर रहे थे स्टेबल, आर सेंटर ऑफ मास इज दिस, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, ठीक है, ये कुछ हमको इसको मोशन का कुछ नहीं बोला। नाउ आर सेंटर ऑफ मास इज मूविंग, मतलब हमारा सिस्टम मूव कर रहा है। जब मैं सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, इसका मतलब सिस्टम मूव कर रहा है ना, सिस्टम मूव कर रहा है, तो हम लोग इस पॉइंट के वेलोसिटी, एक्सीलरेशन को स्टडी करेंगे, बिकॉज जैसे ही मोशन में आ गई तब हम लोग पास वेलोसिटी टर्म आ गई, एक्सीलरेशन आ गया, फोर्स आ गया, मोमेंटम आ गया, फिर सारी की सारी टर्म आ जाएगी। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जब हमने कोऑर्डिनेट निकाला था ना, तो क्या था m1 x1, फॉर एग्जाम्पल हम लोग 2 पार्टिकल सिस्टम ही ले रहे, ठीक है, ये था। तो उसी टाइप से आप डिफ्रेंशिएट कर दो dx/dt, तो हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा m1v1 प्लस m2v2 प्लस जितना भी नंबर ऑफ पार्टिकल का सिस्टम है अपॉन टोटल मास, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसकी जगह कि मैं एक्सीलरेशन निकालूँ ना तो भी कोई बात नहीं है, कितना हो जाता है dVcm/dt कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा m1a1 प्लस m2a2 जितना भी नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम है अपॉन टोटल मास, ठीक है। जनरल डिफ्रेंशिएशन करना है, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, अकॉर्डिंगली आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, ठीक है, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ व्हाट, सेंटर ऑफ मास।
अब ये टर्म देखो m1v1 m2v2, आपको पता है हमारे पास एक लीनियर मोमेंटम टर्म होता है p, वो क्या होता है m मल्टीप्लाई बाय v होता है। तो मैं उसी टाइप से इसको p1 लिख सकती हूँ ना, इसको p2 लिख सकती हूँ, और जितने भी नंबर ऑफ सिस्टम है, और ये हो जाएगा p1 p2, सॉरी इसको हम लोग लिख देते हैं टोटल मास, कैपिटल M लिख दो, m टोटल मास हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये जो है पूरे इंडिविजुअल पार्टिकल्स का क्या है, मोमेंटम है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ पूरे सिस्टम का मोमेंटम लिख सकती हूँ ना, पी सिस्टम। इंडिविजुअल पार्टिकल्स मिलकर ही तो हमारा सिस्टम बना रहे हैं, तो मैंने पी सिस्टम लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा एम टोटल। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा कि अगर हमें सिस्टम का क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल मास मल्टीप्लाई बाय वी सेंटर ऑफ मास। समझ में? अब यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है क्यों हम लोग सेंटर ऑफ मास को पढ़ रहे हो। सोचो कि हमारे पास एक सिस्टम है, पूरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर है, हमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है कि सेंटर ऑफ मास होता है, भूल जाओ कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। अब निकालो उस सिस्टम का मोमेंटम, आप कैसे निकालोगे? टोटल मास तो चलो हमें मिल जाएगा कि टोटल मास हमारे पास है, हमने सम कर दिया, किसी पे रख दिया, किसी मशीन पे टोटल मास निकल गया। लेकिन अगर हमारे पास सेंटर ऑफ मास जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो यहाँ पे हमें वी सेंटर ऑफ मास नहीं लेके हमको क्या लेना पड़ेगा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, और फिर उनका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। अब एक एक पार्टिकल, चलो 5-10 पार्टिकल है तो आप फिर भी कर लोगे, 1000 लैक्स में, करोड़ में होंगे तो आप कैसे स्टडी करोगे। तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास जो टर्म है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास बहुत हैवी मास है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, उसमें 1 लाख 2 लाख नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इवन मोर, उससे भी ज़्यादा है, तो अगर आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको पता है, तो आप सिस्टम का जो मोमेंटम है ना बहुत ईजिली निकाल सकते हो। टोटल मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, सिस्टम का मोमेंटम मिल जाएगा। तो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए कैलकुलेशन। अगर हमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पता है तो उससे हम लोग सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हो, और वेलोसिटी निकाल दी देन बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दो और आपको सिस्टम का मोमेंटम मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके अंदर देखो हमारे पास एक रिलेशन होता है F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। दिस F इज व्हाट, F एक्सटर्नल प्लस F इंटरनल। अब यहाँ पे हम लोग जो इंटरनल फोर्स है ना वो क्या ले रहे हैं, ज़ीरो ले रहे हैं। ज़ीरो क्यों ले रहे हैं? फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि 2 पार्टिकल सिस्टम में ईजीएस्ट वे m1 m2, ठीक है। अब इस पे फोर्स क्या होता है, m1 a1 होगा और m2 a2 होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज आर फोर्स का फॉर्मूला ना। तो अब देखो ये जो दो पार्टिकल सिस्टम है ना, तो एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे, जो हमने थर्ड लॉ में, न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये अगर इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे F इंटरनल, जो इंटरनल मास फोर्स है ना वो जीरो ले गया, तो पीछे क्या बचा, F एक्सटर्नल। तो बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला आया ना, इन सबको हटा देते, हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि जो F सिस्टम है ना, ये क्या, सॉरी P सिस्टम है ना, ये क्या है, पहले हम लोग ले लेते हैं फोर्स को, ले लेते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो कौन सा होगा, ओनली एंड ओनली एक्सटर्नल, बिकॉज इंटरनल फोर्स इज जीरो, दैट विल बी डी पी कितना, सिस्टम वाला अपॉन डी टी, ठीक है। अगर एक्सटर्नली भी इस सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, हम लोग ऐसा मान रहे कि एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी पी सिस्टम अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो। और जब किसी डिफरेंशिएशन टर्म का वैल्यू जीरो होती है तो इसका मतलब वो टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके अंदर अलग से टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो न्यूटन्स लॉ में। अच्छा, मैंने न्यूटन्स लॉ 1 शॉट में नहीं कराया पर फुल लेंथ पे कराया, वहाँ पे पढ़ चुके हो कि जब फोर्स जीरो तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो वही लॉजिक हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में लगाया है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इंटरनल तो है ही नहीं, एक्सटर्नल को जीरो कर दिया तो हमारे सिस्टम का मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक टर्म इसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला जो थिंग है वो खत्म हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आ जाएगा हमारा रिजिड बॉडी डायनामिक्स। क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ठीक है। सबसे पहले हमको ये स्टडी करना है कि रिजिड बॉडी होता क्या है। कोई भी दो पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बॉडी है जिसके बीच में, जिसके अंदर दो पार्टिकल है, उन पार्टिकल के बीच की एक डिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज m1 m2।
अब मैं इस सिस्टम को मोशन कराऊँ, ऊपर से नीचे पटकूँ, यहाँ से कहीं पे भी फेंकूँ, किसी एंगल पे फेंकूँ, कितने डिस्टेंस से फेंकूँ, चाहे कोई भी कंडीशन हो, इन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस नहीं चेंज होनी चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, माइक्रो सेंटीमीटर है, माइक्रोमीटर है, तो वो उतनी ही रहनी चाहिए। अगर ऐसा कोई हमारे पास सिस्टम है, ऐसी हमारे पास कोई बॉडी है ना, तो वो क्या हो जाएगी, रिजिड बॉडी हो जाएगी। तो रिजिड बॉडी इज अ टाइप ऑफ बॉडी जिसके अंदर पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस अफेक्ट नहीं होती है, चाहे मोशन करे, एक्सीलरेट करे, डी एक्सीलरेट करे, बट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स विल रिमेन सेम। अगर ऐसी कोई बॉडी है तो वो क्या हो जाएगी, रिजिड बॉडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिजिड बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे जब मैं आपको ये चैप्टर जब फुल लेंथ में करवाया था ना, तब भी हमने बात करी कि ये जो रोटेशनल मोशन है, मेन जो हमारा टॉपिक है, हेडलाइन है चैप्टर की, दैट इज रोटेशनल मोशन। ये कंप्लीटली एनालॉजी में है किसके, ट्रांसलेशनल मोशन में। अगर हम लोग ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट dx, तो रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं d थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, तो रोटेशनल में पढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, पढ़ी थी। अब देखो ये टर्म आने के बाद हम लोग फिर पढ़ते हैं ma इक्वल्स टू f, यानी फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ पे फोर्स है ना, तो यहाँ पे भी तो कोई टर्म आएगी रोटेशनल मोशन में, तो यहाँ पे हमारे पास टर्म आ जाती है टाउ, दैट इज टॉर्क। ठीक है, टॉर्क इज अ फोर्शन, जो नॉट फोर्शन, टॉर्क इज अ फोर्स। ठीक है, जो स्टडी हम लोग फोर्स को पढ़ते हैं ट्रांसलेशन मोशन में, उसी टाइप से टॉर्क रिलेट करता है रोटेशनल मोशन के फोर्स को। इसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग फोर्स। टर्निंग फोर्स बोल दो, टर्निंग इफेक्ट बोल दो, ठीक है, टर्निंग फोर्स बोल दो, जो भी आपको ज़्यादा बेटर लगे, टर्निंग फोर्स या टर्निंग इफेक्ट, तो वो होता है टॉर्क। कैसे टर्निंग इफेक्ट, मतलब जब हम लोग ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाया, यहाँ से यहाँ पे चला गया, मतलब कहीं ना कहीं टाइप का इसके अंदर मोशन आएगा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टॉर्क ना, तो वहाँ पे हमको हमारे इस टॉर्क की वजह से, इस टर्निंग फोर्स की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, रोटेशन देखने को मिलता है। समझ में आई मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, चलो ये हमारे पास हिंज्ड है, यहाँ से कोई रोड हिंज्ड है, मतलब यहाँ से हमने लॉक कर दिया और ये हमारी रॉड है। अब अगर यहाँ से हिंज्ड नहीं होती, ठीक है, हमने नॉर्मल ले लिया, ये हमारे पास रॉड है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फोर्स, तो ये यहाँ पे ट्रैवल करके कहीं दूसरी डिस्टेंस पे चली जाएगी। इन जनरल जब हम लोग ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे हैं तब, लेकिन जब हम लोग टर्निंग की बात कर रहे हैं ना टॉर्क में, तो वो हिंज्ड हो जाएगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाती हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, ये टर्न करेगी। मतलब अगर ये ऐसे मैंने कर दिया ना, यहाँ से हिंज्ड कर दिया, तो अब मैं यहाँ पे फोर्स लगा रही तो ये ऐसे घूमेगी, सही में ये यही होगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट हिंज्ड हो और जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो फोर्स क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। अगर वो रोटेशन क्रिएट कर रहा है तो उससे रोटेशन मिल रहा है तो वो हो जाएगा टॉर्क। तो इस टाइप से आप फोर्स और टॉर्क को रिलेट कर सकते हैं। रोटेशनल मोशन, सॉरी ट्रांसलेशन मोशन में यहाँ से हमको ट्रांसलेशन देखने को मिलता है। हमने फोर्स लगाया तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्प्लेस होगा, ट्रांसलेशन होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अगर वो इनफ फोर्स है तो, ठीक है ना, इनफ होना चाहिए ना, ताकि वो उसको बैलेंस करके आगे जा सके। और उसी टाइप से जब हम लोग रोटेशन की बात करेंगे, तो जिस फोर्स की वजह से हमें टर्निंग मिल रहा है, रोटेशन देखने को मिल रहा है ना, वो हमारा टॉर्क हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको टर्निंग फोर्स बोलते हैं। इट इज़ अ फोर्स बट इट इज़ अ टर्निंग फोर्स, इसकी वजह से रोटेशन देखने को मिलता है। ओके, अब देखो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला था F इक्वल्स टू ma। तो बेसिकली यहाँ से हमें एक रिलेशन हो गया, टाउ इक्वल्स टू m। m किसको रिलेट करता है, चलो हमने अभी वो पढ़ा नहीं है तो हम लोग उसकी बात नहीं करते, हम लोग इन जनरल फॉर्मूला की ही बात करते हैं। तो हमारा जो टॉर्क होगा ना टाउ, उसका फॉर्मूला होता है RF साइन थीटा। इसका मतलब ये r पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, फोर्स पे भी डिपेंड करता है और एंगल पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से हिंज्ड है, सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस की, फोर्स की बात करती हूँ, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाती हूँ, ये मेरा है, यहाँ से तो मैंने लॉक कर दिया, अब मैं नीचे फोर्स लगा रही हूँ, तो कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये कैसे, कुछ मूव ही नहीं होगा ना, वहाँ पे ऊपर से तो हिंज्ड है, तो मतलब इस फोर्स तो लग रहा है लेकिन फिर भी हमें टर्निंग इफेक्ट नहीं मिल रहा, बिकॉज ये सही डायरेक्शन नहीं है। और इसकी जगह अगर मैं फोर्स लगाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो बेसिकली जैसे ही यहाँ पे फोर्स लगाऊंगी, ये ऊपर की साइड में
रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ से पता पड़ता है कि फोर्स कितना है, वो तो मैटर करता ही है कि कम है या ज़्यादा है, उसके साथ में वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है ना, वो भी मैटर करता है। तो वो डायरेक्शन कौन बताएगा, थीटा बताएगा। अब यहाँ पे हमने साइन थीटा ही क्यों लिया है, तो आप देखो, अब मैं फोर्स लगा देती हूँ ऐसे, ये ले लिया एंगल थीटा, तो दो कंपोनेंट हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो आप देखो कि एफ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है जो पैरेलल है, जहाँ से हिंज्ड है ना उसके पैरेलल है, उस पॉइंट को इंटरसेक्ट करने वाला जो फोर्स है ना एफ कॉस थीटा, उसका कोई रोल ही नहीं है। ये कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या रोटेशन में, कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अब नीचे कितना ही फोर्स लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसमें रोटेशन नहीं आने वाला है। जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कर रहा है ये परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट, जो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने कंपोनेंट कौन सा लिया है, एफ साइन थीटा। डिस्टेंस क्यों फर्क पड़ता है, आप फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो, 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 बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे लगा रहे हो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे लगा रहे हो थोड़ा सा रोटेशन होगा, और यहाँ पे लगाओगे ना एक्सट्रीम पे तो सबसे ज़्यादा रोटेशन होगा। तो कितनी डिस्टेंस पे लगा रहे हो वो भी मैटर करता है, इसलिए रेडियल वेक्टर भी आएगा। तो यहाँ से हमको डेफिनेशन मिलती है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, तीनों कंपोनेंट पे डिपेंड करता है इसलिए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई को खोलते हो तो साइन थीटा आता है ना, तो इसलिए आर क्रॉस एफ लिख दिया। आप ले लो इसको वेक्टर फॉर्म में, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर एफ परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलर लग रहा है, या फिर अब इसकी जगह रेडियल वाला भी ले सकते हो कि रेडियल कंपोनेंट ले लो परपेंडिकुलर वाला, फोर्स ले लो नॉर्मल। ये कैसे होता है मैंने फुल लेंथ में कंप्लीटली एक्सप्लेन करा है, लेकिन ये इतना इनफ है समझने के लिए कि कैसे आर क्रॉस एफ को एफ परपेंडिकुलर ऐसा फोर्स जो सिर्फ परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जब टॉर्क की बात करेंगे, मैंने फुल लेंथ में अच्छे से समझाया है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कौन से पॉइंट के लिए निकाल रहे हो, कौन सी एक्सिस के लिए निकाल रहे हो। यहाँ पे जैसे मैंने बताया एक ये इस टाइप का केस हो जो होता है ना स्क्रू वाला, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपने ये वाला पॉइंट है जहाँ से हिंज्ड है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट के अगर मैं फोर्स ऐसा लगाऊं जो इस पॉइंट से निकल रहा है, इसके पैरेलल है, इसको क्या बोलूँ, इसकी जो लाइन ऑफ ये जॉइनिंग है ना, लाइन ऑफ फोर्स है वो, और ये जो फोर्स है पैरेलल है एक ही पॉइंट पे, तो उस फोर्स का कोई भी मतलब नहीं है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। हमें ऐसा फोर्स चाहिए जिसको इंटरसेक्ट करके जाए, जो इसके परपेंडिकुलर लगे। तो ये हो जाएगी हमारे कब की बात, जब हम लोग एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम लोग पढ़े गेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सिस को स्टडी कर रहे हैं। एक एक्सिस होगी हमारी, ये एक्सिस ले ली, अब इसको स्टडी करें। अब डिपेंड करेगा कि फोर्स कहाँ लगा रहे हो। आपने दरवाजे पे नीचे से फोर्स लगाया, ऐसा फोर्स जो इस लाइन के, जिस एक्सिस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, उसके पैरेलल जा रहा है, तो उसका रोल होगा नहीं, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ऐसा फोर्स जो मैं दरवाजे पे ऐसे लगा रही हूँ, मेरा दरवाजा ऐसा और मैं इसको ऐसे यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ, ये चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है उसमें, विजुलाइज कैसे करना उसके लिए। तो अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगी ना तो भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब अगर हमारे फोर्स की जो लाइन है वो हमारी एक्सिस वाली लाइन को इंटरसेक्ट करती है ना, तो उसका भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। द ओनली कॉन्ट्रीब्यूटेड फोर्स विल बी कौन सा, जो मैं ऐसे लगा रही हूँ, ये हमारा गेट है और मैं ऐसे लगा रही हूँ, जिसकी वजह से हमको रोटेशन देखने को मिलेगा। मतलब ऐसी लाइन जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो लेकिन इसको इंटरसेक्ट ना करे, तो वहाँ से हमको ये कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है बिकॉज मैं चीज़ें जल्दी कराने के चक्कर पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जब आप फुल लेंथ वीडियो चेक करोगे ना, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से टाइम लेके इस कॉन्सेप्ट को समझाया है, गेट का एग्जाम्पल लेके कि कैसे, जैसे कि हमारा ऐसा गेट है, ठीक है, दिस इज द लाइन, और मैं विजुलाइज भी नहीं कर सकती इसको इजीली, तो आप उसमें अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे आपको किस साइड पे फोर्स लगाने पे आपको मिलेगा। ये हमारा गेट है, मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगी, ये हिंज्ड है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाऊंगी कोई मतलब नहीं है, ऐसे फोर्स लगाऊंगी कुछ मतलब नहीं, ऐसे फोर्स लगाऊंगी ना तब हमको गेट का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमारी एक्सिस भी इंपॉर्टेंट है और पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को बहुत अच्छे से मैंने उधर एक्सप्लेन करा है। अभी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, वन शॉट में वैसे एग्जांपल नहीं लेना चाहिए, लेकिन चलो एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको समझते हैं कि आपको कैसे इसको करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैंने ये सेम क्वेश्चन फुल लेंथ में भी कराया है, ठीक है। ये कोई रॉड है हमारे पास, यहाँ पे रॉड की लेंथ है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर कुछ भी बोल दो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, दिस इज 25, दिस इज 50, दिस इज 75, दिस इज 100, 0 और ये 100। मतलब ये ऑब्वियस है, समझने वाली बात है, लिखने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमने कुछ भी इस पॉइंट पे मास हैंग कर दिया है 2 mg का, ठीक है। एंड इस रॉड का जो टोटल मास है ना दैट इज स्मॉल m,
ठीक है, 1 m ले लो, स्मॉल m ले लो। अब यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है। अब क्वेश्चन है कि इस रॉड को हमने 2 स्ट्रिंग से हैंग करा है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। इधर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, तो हमें टेंशन ए निकालना, मतलब ए पॉइंट पे कितना टेंशन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे किसी भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई भी हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, मतलब यहाँ पे कोई भी टर्निंग इफेक्ट तो नहीं है, कहीं पे रोटेशन देखने को मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो टाउ है ना वो क्या है, 0 है, कोई रोटेशन है ही नहीं, कोई टर्निंग इफेक्ट है ही नहीं, तो टाउ इज 0। फोर्स है, किस टाइप का फोर्स है, टेंशन टाइप का, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, टेंशन है लेकिन टॉर्क नहीं है। तो टॉर्क नहीं है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस F होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है इस पूरे सिस्टम के लिए। पूरे सिस्टम का ओवरऑल कहीं पे मोशन नहीं हो रहा है, कहीं पे रोटेशन नहीं हो रहा है, मतलब इस पूरे सिस्टम पे टॉर्क क्या है, 0 है, तो इसका मतलब RF 0 है। F फोर्स कौन सा है, टेंशन वाला, तो RT हम लोग लिख सकते हैं ना, फोर्स हमारा कौन सा है, टेंशन वाला फोर्स लगा रहा है। अब हमें ए पॉइंट पे निकालना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं ना, तब पॉइंट ऑफ स्टडी और एक्सिस ऑफ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से पॉइंट को स्टडी कर रहे हो या कौन से एक्सिस को स्टडी कर रहे हो, बिकॉज वहीं से हमको सारी कैलकुलेशन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि मैंने मेरा पॉइंट ले लिया कि मैं यहाँ से स्टडी कर रही हूँ, स्टार्टिंग में सबसे पहले दिमाग में ये आता है यहीं से चालू हो रहा है, यहीं से स्टडी करो। अब मुझे यहाँ पे टेंशन निकालना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका पॉइंट निकालूँ ना, तो टेंशन तो क्या हो जाएगा, टी है, हो जाएगा टी, इस पॉइंट पे टेंशन है, डिस्टेंस आर, इसी पॉइंट को स्टडी कर रही हो, इसी पॉइंट से वो जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। बाकी टर्म्स का पता नहीं, लेकिन हमें ए पे ही टेंशन निकालनी है और उसी की टर्म 0 आ गई तो हमारी कैलकुलेशन नहीं हो सकती कि दिस इज नॉट द राइट वे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा, ये पॉइंट हम ले ही नहीं सकते। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग कन्वीनियंट के ले लेते हैं पॉइंट बी, कि बी पॉइंट से हम लोग सारी स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, आर क्रॉस टी इक्वल्स टू 0 करना है। तो इस पॉइंट की बात करें तो डिस्टेंस, अब सारी डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, 100 मल्टीप्लाई बाय टेंशन टी ए हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन ऐसी है और ये परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा। अब देखो अब दूसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंशन लग रही है, फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, टेंशन कोई नहीं है, और डिस्टेंस कितनी आ रही है, डिस्टेंस आ रही है 25। अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे कैलकुलेशन को हम लोग कैसे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ के लिए हम लोगों के पास कोई फोर्स नहीं है, इस पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पे कुछ फोर्स दिख रहा है क्या आपको, हमारा फॉर्मूला क्या, आर क्रॉस टी। यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ पे टेंशन तो छोड़ो, किसी दूसरे टाइप का फोर्स भी नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब इस पॉइंट को हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, इस पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग मान लें टॉर्क कंप्लीटली 0। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो मत, 0 लग दो, ठीक है। अब आप स्टडी करो इस पॉइंट को। तो ये हमारा पूरी की पूरी रॉड है और हमने मान लिया कि इस रॉड का जब 2 पार्टिकल सिस्टम होता है ना, तो वहाँ पे हमने मान लिया कि पूरा का पूरा जो उसका मास है वो उसके सेंटर पे सेंटर्ड है, मतलब ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो यहाँ पे रॉड का मास होगा, और रॉड का मास कितना हमने m लिया है, तो ये हो जाएगा m जी, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा mg, हो सकता है। तो हम लोग इस पॉइंट को स्टडी कर सकते हैं कि इस पे किसी टाइप का फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कितना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन थी ऊपर और यहाँ पे डायरेक्शन है नीचे, मतलब मुझे नहीं पता कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, लेकिन ये पता है कि एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हम लोग साइन क्या लेंगे, माइनस mg। डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से स्टडी करो 50 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे भी फोर्स कैसे लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, माइनस कितना 2 mg। डिस्टेंस कितनी, ये कितना 25, बस हो गया। और बी पॉइंट के लिए तो 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आया तो ये 0 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करो, अब टी ए को इजीली निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा 3 mg और 3 mg, और ये मल्टीप्लाई करके 1 mg के बराबर आएगा। तो इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा, ये पॉइंट स्टडी करना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है तो यहाँ पे टर्म 0 आएगी, तो कैलकुलेट नहीं होगा। फिर जहाँ जहाँ पे फोर्स लग रहा है वहाँ पे कैलकुलेशन होगी। तो इस टाइप से आप ये न्यूमेरिकल कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, जब भी हमारे पास क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो। दिस इज अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम। वाई, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यहाँ पे टॉर्क 0 है, उसके बाद में हमने ये स्टडी करी है, ठीक है। चलो इसका वन शॉट भी काफ़ी लंबा बनेगा, बिकॉज चैप्टर ही काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MI। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे
जैसे कि हम लोग बात करते हैं एनालॉगी की, सब चीज़ें रिलेट करके चल रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन से। तो जो स्टडी हमने ट्रांसलेशन मोशन के अंदर करी थी मास की, ठीक है, कि जब हम लोग ट्रांसलेशन मोशन में जो मास को स्टडी करते ना, एग्जैक्टली द सेम वे हम लोग रोटेशनल मोशन के अंदर mi को स्टडी करते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ मास रिलेट्स टू रोटेशनल मोशन। ठीक है, कैसे करना है देखो, ये हमारे पास कोई सिस्टम है, ये एक्सिस हमने ले ली और यहाँ पे कोई पार्टिकल ले लिया कि m1 है। तो अब mi निकालना ना, तो इसका फॉर्मूला होगा, mi को लिख दो आप i, और ये कितना हो जाएगा mr²। m मतलब ये मास, डिस्टेंस किसी, ये वाली डिस्टेंस r। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि किस एक्सिस के लिए स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहाँ से हमें डिस्टेंस लेनी है। ठीक है ना, यहाँ से r लिया है और ये बात करें तो x डैश के रिस्पेक्ट में। तो अगेन वही चीज़ है, रोटेशनल मोशन में पॉइंट ऑफ स्टडी और एक्सिस ऑफ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से पॉइंट के लिए ले रहे हैं, कौन से एक्सिस के लिए ले रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। अब मुझे पता है कि इस एक्सिस के लिए ले रही हूँ तो ये डिस्टेंस लूँगी, तो सिंपली मास मल्टीप्लाई द डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ये तो हमने बात करी जब एक सिस्टम हो। फॉर एग्जांपल खूब सारे पार्टिकल है, इधर m2 ले लिया, इधर m3 ले लिया, इधर m4 ले लिया, ये r1 हो गई, r2 हो गई, r3 हो गई, r4 हो गई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, i कौन सी एक्सिस के लिए, x एक्सिस के लिए हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से लिख सकते हो। इन जनरल रिलेशन क्या बन जाएगा, mi स्क्वायर i इक्वल्स टू 1 to 4, बिकॉज हमने 4 पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप किसी सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। सबसे पहली चीज़ है एक्सिस पता होनी चाहिए कि कौन सी एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। सेकंड है आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि उस पार्टिकल की उस एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, फिर आप ये कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ही इजी है, कैसे निकालना है उसमें कोई भी डिफिकल्टी जैसी चीज़ है ही नहीं। और ये तो हो गया जब हमने इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी करी है। जैसा कि मैंने आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल में बताया था, 2 केसेस होते हैं, एक तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हो, सेकंड होता है जब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टोटल मास हमको दे दिया भाई इतना है, अब तुमको जैसे निकालना है निकालो। तो उस केस में हमारा उधर फॉर्मूला क्या था, जब हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था ना, तो एक्सीएम था एक्स dm इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एक्सिस डैश इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एम आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर को एज इट इज लिख दो dm और ये dm। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टडी कर सकते हो। सॉरी इसके अंदर ये नीचे नहीं आता है, ठीक है ना, आर स्क्वायर dm। मतलब आपको एक छोटी से मास को स्टडी करना पड़ेगा और फिर इंटीग्रेशन की क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो सेम वैसे इंडिविजुअल के लिए हो तो ये फॉर्मूला, और कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। कौन सी एक्सिस, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूला डेफिनेशन हो गया। इसके बाद में हमने क्या करा था, जब मैं फुल लेंथ वीडियो की बात करूँ तो वहाँ हमने इंडिविजुअल सिस्टम्स के लिए कैलकुलेट करा था कि रिंग के लिए क्या होता है, रॉड के लिए क्या होता है, सबके लिए पढ़ा था। तो वो मैं पूरा यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ, पर मैं बता रही हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था रिंग के लिए जो होता है ना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एक्सिस इंपॉर्टेंट है, ऐसी एक्सिस जो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर पास करे, उसके लिए क्या था, वो था एम आर स्क्वायर। एम इज़ द मास ऑफ द रिंग एंड आर इज़ द रेडियस। अगर मैं डिस्क के लिए बात करूँ तो सेम सेंटर से पास होने वाली और परपेंडिकुलर पास होने वाले के लिए था एम आर स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं बात करूँ रॉड के लिए, तो रॉड के अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो था आई इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 12। और अगर एक साइड की एज की बात करूँ कि इसके लिए निकालूँ तो क्या था, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। स्फेयर के लिए बात करें तो क्या था, आई इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर। और अगर मैं बात करूँ होलो स्फेयर के लिए, ठीक है, होलो स्फीयर के लिए क्या था, आई इक्वल्स टू 2/3 एम आर स्क्वायर। इस टाइप से मैंने अलग अलग आपको बताए थे। अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगुलर कोई प्लेट है तो एम ए स्क्वायर या एम एल स्क्वायर अपॉन 6 ऐसा कुछ था। ट्रायंगल के लिए अलग था, कोन के लिए अलग था। ये सारे के सारे अलग अलग सिस्टम्स को हमने वहाँ पे स्टडी करा था। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वन शॉट के लिए, आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और इंडिविजुअल बॉडीज़ का आपको याद ही रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगेन बार बार बोल रही हूँ कि कौन सी एक्सिस के लिए स्टडी कर रहे हो ना, वो बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अकॉर्डिंगली सारी वैल्यूज चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत चेंज होता है, पूरा का पूरा आपका गेम हिल जाएगा ऊपर से नीचे तक अगर आपने एक्सिस गलत कर दिए तो। अब यहाँ पे उसके बाद में हमारे पास आती है दो थ्योरम्स। जब हम लोग एमआई को स्टडी करेंगे ना तो दो थ्योरम्स आती है। सबसे पहली थ्योरम ले लें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और दूसरी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये वाली जो थ्योरम है ना वो ज़्यादातर मेनली किसके लिए हो जाएगी, 2D बॉडीज़ के लिए, और ये 2D 3D कोई भी ले लो सब बॉडीज़ के लिए होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर सिस्टम और 3 एक्सिस ले लिया, दिस इज एक्सिस Z, X एंड Y। अब अगर हमें इस एक्सिस के रिस्पेक्ट निकालना है, क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दोनों की दोनों थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो IZ जो होगा ना वो होगा IX प्लस IY। इसका मतलब अगर मुझे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी पता है तो तीसरी एक्सिस के लिए मैं इजीली निकाल सकती हूँ सम करके। बट द कंडीशन इज तीनों की तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, देन ओनली दिस थ्योरम विल बी वैलिड। तीनों की तीनों एक्सिस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दो एक्सिस के लिए पता है ना तो तीसरे के लिए इजीली निकल जाएगा। चाहे जेड और एक्स के लिए पता है तो भी वाई का निकल जाएगा, आप इधर उधर ट्रांसफर करके कर सकते हो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉडी, हमें ये जो सेंटर से पास होने वाली जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके लिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेट्स से दिस इज एक्स एक्स डैश, इसके लिए पता है, लेकिन हमारा कोई पार्टिकल, सॉरी ये एक एक्सिस ले लेते इधर कोई, ठीक है यहाँ पे ले लिया, इसको ले लो आप ए डैश। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बताती है कि सेंटर से पास होने वाले परपेंडिकुलर के लिए तो हमको पता ही होता है इन जनरल, उसके लिए तो मुझे मैक्सिमम बॉडी के लिए पता है, लेकिन मुझे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट नहीं पता है जो इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल ही है ये। तो अब मुझे बताओ कि इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मतलब आई ए डैश हमें निकालना है कि कितना होगा। तो आप इजीली निकाल सकते हो, ये वाला आपको पता है यानी आई एक्स एक्स डैश आपको पता है, प्लस इनके बीच की डिस्टेंस देख लो, पैरेलल है ना तो बीच की डिस्टेंस लेट्स से डी है, और जो मास जिस पार्टिकल का निकाल रहे हो उसका मास है m, तो आप लिख सकते हो प्लस एम डी स्क्वायर। तो इस टाइप से आप पैरेलल कोई एक्सिस है ना तो उसके लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो जाएगी। याद करके देखो कितना याद आ रहा है कितना नहीं याद आ रहा है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो देखो अगेन बात आती है एनालॉजी की, हमने पढ़ा है नॉर्मल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, क्या फॉर्मूला होता है, P इक्वल्स टू एम वी। अगर मैं इससे रिलेट करूं तो अगर ये हमारा क्या है लीनियर मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, मतलब ऐसा मोमेंटम जो रोटेशनल मोशन को रिलेट करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमने पढ़ा था ना इन जनरल लीनियर जो मोशन होता है उसमें होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब हम लोग रोटेशन की बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वैसे ही वहाँ पे मोमेंटम तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, पी को लिख दिया L से। अभी अभी मैंने बताया कि जो रोल मास का लीनियर मोशन में होता है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में होता है। मतलब एम को क्या कौन रिप्रेजेंट करेगा, रिप्लेस करेगा, आई रिप्लेस करेगा, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, वो वी की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा L इक्वल्स टू आई ओमेगा हो जाएगा। चलो ये डिफरेंट चीज़ है। अब एंगुलर मोमेंटम में जब हम लोगों ने दूसरा चैप्टर पढ़ा था वर्क एनर्जी में, तो वहाँ पे भी सबसे पहली चीज़ जब एंगुलर मोमेंटम की पढ़ते हैं ना तो हमारे पास आता है वर्क एनर्जी रिलेशन। तो वो चीज़ हमने ट्रांसलेशन मोशन में, लीनियर मोशन में हमने पूरा का पूरा उसको डेराइव करा था। तो क्या वही की वही चीज़, इसका मतलब है क्या वर्क एनर्जी थ्योरम रोटेशनल मोशन वाले केस में भी वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, हर केस में वैलिड है। कैसे वैलिड है उसको एक छोटा सा तरीका ले सकते हैं प्रूव करने का। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, एफ डॉट डी आई। इन जनरल सबको याद होगा, ट्रांसलेशन मोशन में बहुत बार पढ़ चुके हैं एफ डॉट डी आई। अगर मैं इसी फॉर्मूला को यानी वर्क डन निकालूँ रोटेशनल मोशन में तो क्या हो जाएगा, एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, टाउ को, डी आर क्या हो जाएगा, डी थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास रिलेशन टाउ डॉट डी थीटा। चलो ठीक है, अब देखो फॉर्मूला रखो, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, तो देखो हमारे पास रिलेशन है F इक्वल्स टू एम ए होता है रिलेशन, और उसी टाइप से टाउ इज इक्वल टू रिलेशन निकालो तो क्या आएगा, आई अल्फा
होगा ना, m की जगह i और a की जगह अल्फा, तो यहाँ पे आप लिख दो i अल्फा डॉट d थीटा हो जाएगा। अगेन देखो i अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, तो इसको मैं लिख सकती हूँ d थीटा अपॉन डी टी और d थीटा हो जाएगा। तो देखो आपके पास ये क्या हो जाएगा i और d थीटा अपॉन डी टी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ i ओमेगा d थीटा हो सकता है। हाँ कुछ गड़बड़ हो गई, ओहो हो सॉरी, ये होता है d ओमेगा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वापस कर लेते कोई बात नहीं, ठीक है। अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख सकते हैं ना। अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन यानी एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, ऐसा होता है, तो डी ओमेगा अपॉन डी थीटा और ये डी टी हो जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है हमारा ओमेगा। देखो ये सारी की सारी चीज़ अगर आप बोलोगे ना, अरे भाई कहाँ से आ गया, अरे भाई कहाँ से आ गया, अगर पुराना नहीं पढ़ा है ना तो भाई भाई करते रह जाओगे, इसलिए बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाद वाला चैप्टर पढ़ने से पहले पुराने चैप्टर्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे पास रिलेशन हो जाएगा आई डी थीटा डी ओमेगा, मैं इसको ओमेगा लिख दूंगी और डी ओमेगा एज इट इज लिख दूंगी, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो कि हम लोग को आई जो है ना वो तो कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता है कि इस एक्सिस के लिए निकालना है तो फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी, आई को बाहर ले लिया, पीछे हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा। अब लिमिट लगानी ओमेगा की, हमें नहीं पता, हम लोग लेते इनिशियल से फाइनल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और लगेगी लिमिट, तो इसका मतलब मैं W को क्या लिख सकती हूँ, 1/2 आई ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको लिख देती हूँ W इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर मतलब हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ये रिलेशन आ सकता है। चलो ठीक है, ये रिलेशन को रखो आप साइड में कि हमारे पास ये रिलेशन आया है। अब एक चीज़ देखो कि जब हम लोग क्या निकाले, वर्क एनर्जी रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो जब मैं ट्रांसलेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ ना तो वो क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर होता था। सेम रोटेशनल मोशन में निकालो काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा, यानी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये जो टर्म है ना वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। तो हमारे पास जो रिलेशन है ना वो कुछ ऐसा हो जाएगा, W इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी कौन सी, फाइनल, माइनस काइनेटिक एनर्जी कौन सी, इनिशियल, ये फाइनल हो जाएगी, इनिशियल हो जाएगा, तो इसका मतलब वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमारी वर्क एनर्जी रिलेशन प्रूव होती है किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। तो यस हम लोग बोल सकते हैं कि जिस टाइप से वर्क एनर्जी रिलेशन ट्रांसलेशन मोशन में वैलिड थी काफ़ी केसेस के अंदर, मोस्टली केसेस के अंदर एग्जैक्टली द सेम वे इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ वैलिड इन रोटेशनल मोशन ऑल्सो। रोटेशनल मोशन में भी वो क्या होती है, वैलिड होती है। कैसे होती है, प्रूव हो गया, मैथमेटिकली प्रूव हो गया, न्यूमेरिकली बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने, आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर भी बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाते हैं। तो इस टाइप से आपकी वर्क एनर्जी जो थ्योरम है ना वो क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। उसके बाद में जो टॉपिक आता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम क्या होता है पढ़ लिया, एल इक्वल्स टू क्या होता है, ओके चलो हमने मेन रिलेशन पढ़ा ही नहीं, हमने वर्क एनर्जी रिलेशन पढ़ दिया। अब एंगुलर मोमेंटम चलो ठीक है, ये तो हमें पता है कि क्या होता है, आई ओमेगा होता है, लेकिन एक चीज़ आप देखो, रिलेशन जो मेन होता है ना वो होता है हमारे पास होता है आर क्रॉस पी, ये होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। पी क्या है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, आर क्या है, रेडियल वेक्टर, या फिर आप इसको लिख सकते हो आर क्रॉस एम वी। ठीक है, यही होता है। और तरीका लेने का, एम वी परपेंडिकुलर आर या फिर एम आर परपेंडिकुलर वी, क्रॉस मल्टीप्लाई ओपन करोगे साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कैसे आता है, वी परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, आर परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, एम तो कांस्टेंट। कैसे, टॉर्क वाला केस ले लो, जहाँ पे हमने आर क्रॉस एफ पढ़ा था ना, तो वहाँ पे हमने सेम चीज़ करी थी कि दोनों साइड से परपेंडिकुलर ले सकते हो। कैसे, एग्जैक्टली सेम है, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं, फिर भी समझना है। फुल लेंथ वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा है, अगेन वापस दोबारा एक्सप्लेन करा था मैंने वीडियो में, तो आप फिर से उसमें चेक कर सकते हो। लेकिन ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या आती है, वर्क एनर्जी रिलेशन, हाँ वो हमने प्रूव करा दिया कि रोटेशनल मोशन के अंदर भी वैलिड होता है। ठीक है, हाँ ओके चलो, अभी नेक्स्ट चीज आती है, हम लोग बात करें कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमें पता है कि जब हम लोग लीनियर मोशन पढ़ते थे ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, किससे था, सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, उससे था एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी।
था। चलो इसके अंदर निकाल दो, एफ की जगह क्या होता है, टॉर्क होता है, और एंगुलर मोमेंटम डी एल अपॉन डी टी। अगर मैं रोटेशनल मोशन में निकालूँ तो मेरा फॉर्मूला आएगा टॉर्क इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी टी। अब हम लोग कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन की बात कर रहे थे ना, तो हम लोग बोल रहे थे अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो, हम लोग एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तब हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। होता था एग्जैक्टली द सेम वे, अगर टॉर्क क्या हो, जीरो है, ठीक है, तो डी एल अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जो एल है ना वो क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड या फिर कांस्टेंट लिख दो। तो द कंडीशन है, जब भी हम लोग कंजर्वेशन की बात करेंगे, हम लोग कोई ना कोई इक्विलिब्रियम वाला केस ले रहे हैं, हम लोग बात करें कि एक्सटर्नली हम लोग कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। लीनियर मोशन में एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, तब हमारा मोमेंटम कंजर्व होता था। रोटेशनल मोशन में अगर हमारा टॉर्क जीरो, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा रहा, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आ रहा, जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था, तो उस केस में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या, आई ओमेगा, तो इसका मतलब आई ओमेगा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दिस इज द रिलेशन। इस रिलेशन पे एक पूरा का पूरा वीडियो मैंने बनाया न्यूमेरिकल्स का, तो प्लीज़ मत बोलना कि अरे न्यूमेरिकल नहीं। इस वीडियो ये पढ़ाने के बाद मैंने एक वीडियो, आई थिंक सेकंड लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, उसके अंदर मैंने कंप्लीट इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स ही डाले हैं। तो अच्छे से चेक करना, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स कराए, और मैंने हमेशा से वही न्यूमेरिकल्स करवाए जो प्रीवियस ईयर के आईआईटी, जेईई और नीट के एग्जाम में आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मैंने मेरी इच्छा से बहुत ही ईजी क्वेश्चन करा दिया, नहीं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं। तो प्लीज़ जाके चेक करना कि चलो फॉर्मूला थियोरेटिकली हमने पढ़ लिया कि मोमेंटम इज कंजर्व, कैसे हम लोग इसको मैथमेटिकली विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अलग से एक न्यूमेरिकल वाला वीडियो बनाया, तो प्लीज़ जाके पहले वो चेक करना, ठीक है। देखो मैं अभी भी ये बोलूँगी कि मैं वन शॉट के हिसाब से काफ़ी डिटेल में पढ़ा रही हूँ। एक्चुअल में वन शॉट में इतना डिटेल में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करा है कि जितना हो सके उतना अच्छे से एक्सप्लेन करें। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने ट्रांसलेशन मोशन के जितने भी चैप्टर पढ़े थे ना, रोटेशनल मोशन में उन सारे टॉपिक को हमने एक ही चैप्टर में ले आया, चाहे एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम। नॉर्मली क्या था, हमने फर्स्ट जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर था, उसके अंदर हमने वेलोसिटी, एक्सीलरेशन पढ़ा, फिर हमने जब लॉस पढ़े तो हमने फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, इन सब की बात करी, फिर हमने वर्क एनर्जी, फिफ्थ चैप्टर था, वर्क एनर्जी की बात करी, ये सारी चीज़ें। उसके अंदर हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और वर्क एनर्जी थ्योरम ये सारी पढ़ी। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, उसमें हमने उन तीनों के तीनों चैप्टर का एग्जैक्टली सेम सारे एक चैप्टर में पढ़ लिया, इसीलिए वो चैप्टर लेंथी है। बट वो ट्रांसलेशन मोशन था, ये रोटेशनल मोशन पढ़ा था। इस एक ही चैप्टर में हमने एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम सारे के सारे रोटेशनल मोशन के लिए पढ़ लिया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है। जब हमने अभी हमने एनर्जी पढ़ लिया कि जब हम लोग रोटेशन की बात करेंगे ना, तो एनर्जी क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बट दिस इज द एनर्जी जब हम लोग प्योरली सिर्फ और सिर्फ रोटेशन की बात करेंगे, भाई कोई चीज़ रोटेट ही कर रही है बस, तब ये एनर्जी है। लेकिन अगर हम लोग लेते हैं हमारा केस रोलिंग का, ठीक है, रोलिंग का, इट इज़ नॉट प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में होता है सिर्फ और सिर्फ रोटेशन देखने को मिल रहा है। इट इज़ रोलिंग जिसके अंदर हम लोग लीनियर प्लस रोटेशन दोनों टाइप की मोशन देखेंगे। कैसे देखेंगे, बचपन में अगर किसी ने कोई गेम खेला हो या फिर देखा भी हो, आपके पास कोई भी टायर का ट्यूब है, कोई भी, चलो टायर ट्यूब सब छोड़ो, फुटबॉल है आपके पास, ठीक है, आप फुटबॉल को ऐसे किक करोगे ना, तो क्या होगा, वो फुटबॉल खुद तो रोल हो ही रही है, मतलब उसमें रोटेशन तो हो रहा है, उसके साथ साथ में वो ट्रांसलेशन भी करिए, ट्रांसलेशन करिए मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रही है ना। मैंने यहाँ से किक करा तो यहाँ से लेके दूसरी जगह तक जाएगी, तो मतलब ट्रांसलेशन मोशन करा है, वो कुछ डिस्टेंस चली है, तो ट्रांसलेशन वो उसके साथ साथ में वो रोल भी करिए, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस पॉइंट पे वो कॉन्टैक्ट करिए ना, वो भी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब इस टाइप का मोशन हो, जहाँ पे ट्रांसलेशन भी हो उसके साथ में रोटेशन भी हो, वो होता है रोलिंग वाले केसेस, ठीक है। जैसे कि आप साइकिल का ले लो, साइकिल चलाते हो, साइकिल का जो पहिया है, ठीक है, वो रोटेट कर रहा है, उसके साथ साथ में वो चल भी रहा है, वो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, तो वहाँ पे आपको रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का केस क्या होता है, इस टाइप का केस क्या होगा, लीनियर टू रोटेशन वाला रोलिंग मोशन होगा। अब इस केस में जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे ना, तो देखो लीनियर मोमेंटम में क्या था कि एम वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए, रोटेशन में क्या था, एम वी आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए, यही चीज़ था, या फिर आई ओमेगा कॉन्स्टेंट होना चाहिए, यही चीज़ था ना। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब हम लोग रोलिंग की बात करेंगे ना, तो हम लोग दोनों को क्या करने वाले हैं, कांस्टेंट करने वाले हैं। मतलब हमारा P
जो ट्रांसलेशन मोशन वाला मोमेंटम है, प्लस आई ओमेगा जो रोटेशनल वाला है, दोनों ही क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तब हमारे इसको हम लोग बोल सकते हैं एम वी आर प्लस आई ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इस पर मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए, तो प्लीज़ जाके न्यूमेरिकल्स चेक करना। तो ये होता है हमारा रोलिंग मोशन वाला केस। अब एनर्जी की बात करें, इन जनरल ट्रांसलेशन में एनर्जी क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशन के अंदर क्या थी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब एक टर्म आती है हमारी रेडियस ऑफ जायरेशन। जब हम लोग रोटेशन की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग जायरेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो जायरेशन होगा ना, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, एंड दिस के इज व्हाट, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला ना, हाफ इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, हाफ आई की जगह मैं एम के स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, मैंने अभी भी पढ़ा कि आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर हो सकता है, तो ये हो जाएगा एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नाउ सी, अगर मैं बात करूँ रोलिंग मोशन की, तो मैंने आपको बताया ना कि ट्रांसलेशन मोशन में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, रोटेशनल में ये होता है, रोलिंग मोशन में दोनों टाइप के मोशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का सम हो जाएगा दोनों, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो, हमें पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है, हमने पढ़ा है। तो यहाँ से आप ओमेगा निकालो तो क्या हो जाएगा, v अपॉन आर हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे लिखो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगेन आप यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करो, हाफ एम वी स्क्वायर को ले लो कॉमन, हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग के लिए, जहाँ पे दोनों टाइप के मोशन हो, ट्रांसलेशन मोशन भी हो और रोटेशनल मोशन भी हो। तब हमें क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर के इज व्हाट, रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको इंडिविजुअल लिखना चाहूँ ना, तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है। और इन दोनों को जब सम करोगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी, विच इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ना, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म होगी ना, वो अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग होगी। अगर मैं बात करूँ रिंग के लिए तो ये वैल्यू होगी 1, अगर मैं बात करूँ डिस्क के लिए तो ये होगी 1/2, अगर मैं बात करूँ स्फीयर के लिए, कौन सा स्फीयर, सॉलिड वाला, तो हो जाएगा 2/5, अगर मैं बात करूँ होलो स्फीयर के लिए तो जाएगी 2/3। ये सेम हो जाएगा होलो सिलेंडर के लिए, और ये हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर, ठीक है वैल्यू। तो अब ये वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, वो बॉडी रोल करने में उतना ही टाइम लगाएगी। मेरा मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है। अब ये डिस्क भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, होलो सॉलिड कुछ भी केस होगा, वो यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगाएगी ना, उस बॉडी के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 4 टाइप है, इनमें के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए, रिंग के लिए 1 है, बाकी सबके लिए तो 1/2, 2/5, 2/3 है। इसका मतलब अगर ये रिंग होगी ना, तो ये सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगी नीचे आने के लिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है फुल लेंथ वीडियो में, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। मेरा गला भी बुरी तरह डैमेज हो चुका है, ठीक है ओके। सो यहाँ पे हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। सी, मैंने मेरा 100% ट्राई करा है कि मैं आपको 1 शॉट में भी मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें कवर करवा सकूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चैप्टर खत्म कर दिया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रहता है प्योर रोलिंग, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मैक्सिमम मैंने फुल लेंथ में भी 5 मिनट लिए होंगे, ठीक है। मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने इसमें कवर नहीं करवाया। बाकी मैंने सारी चीज़ें कराई, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर ले लो, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, फिर एंगुलर मोमेंटम ले लो, कंजर्वेशन ले लो, एंड देन द लास्ट टॉपिक इज रोलिंग मोशन। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार फुल लेंथ वीडियोस देखोगे ना, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, बिकॉज मैंने हर टॉपिक के बाद जो फॉर्मूला हमने डेराइव करा है ना, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करवाए, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स करवाए, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं, रिपीटेडली आ चुके, एक बार नहीं 2 या 3 बार जो क्वेश्चन रिपीट हुए ना, वो मैंने आपको करवाया है।
तो इसलिए प्लीज़ जाके पहले फुल लेंथ वीडियो देखना, फिर आप इसको चेक करना, फिर आप इसको देखना, ताकि आपका रिविज़न हो चुका है हो सके। बिकॉज वो जो वीडियोस थे 8 वीडियो, अगर मैं एक वीडियो को 1 घंटे का मानूँ ना, तो वो 1 घंटे से ज़्यादा के भी वीडियो, तो मैं ऐसा मानूंगी 9 घंटे में मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करवाया, अगर मैं फुल लेंथ में लूँ। और यहाँ पे मैंने 60 to 70 मिनट्स में ये कंप्लीट करवाया। तो डिफरेंस आप खुद फील करोगे, कहाँ कोई टॉपिक हमने 9 घंटे पढ़ा है, कहाँ कोई 1 घंटे में पढ़ा। तो बेसिकली दिस इज़ द समरी है उसकी, बस पूरा नहीं है उसके अंदर। तो ये डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप लोग एक्सपेक्ट करो ना कि अगर मैं 1 शॉट के अंदर सब कुछ ही करा दूँ, आप खुद सोच के देखो, कहाँ 9 घंटे, कहाँ पे 1 घंटा, मैं कैसे करवा सकती हूँ, मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ आप समझो, और उसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि रिविज़न अपनी जगह है, चीज़ें समझना, कॉन्सेप्ट समझना अपनी जगह है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, क्लियर करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तब 1 शॉट पे आओ। 1 शॉट इज़ नॉट द सोल्यूशन कि आप इसको बस करके सब निहाल हो जाओगे, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए पहले वो देखना, देन ये देखना। दोनों बात करवा दिए, मैंने कंप्लीट चैप्टर करा दिया, 1 शॉट करा दिया। अब अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली मुझसे पूछो कि इस टॉपिक को अभी तक हमें समझ में ही नहीं आया, तो मुझे बताना, तो मैं डेफिनेटली उसको कराऊंगी, शॉर्ट वीडियो डाल के कराऊँ, कैसे भी कराऊँ वो मेरे ऊपर है। बट अच्छे से समझना, आप लोग के एग्जाम्स पास में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। ये भी एक रीज़न है, आप लोग के, काफ़ी लोगों के मेंस के एग्जाम भी चल रहे होंगे जो मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, एंड बोर्ड के एग्जाम्स भी मार्च में, आई थिंक मार्च एंड तक आपके हो जाएंगे एग्जाम। तो इसलिए मैं वीडियोस इतना नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है ना, कि जितना पढ़ा है, जो मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना के सब डाल रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तब उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ट्रस्ट में, मुझे नहीं इतना होता है कि मेरे वीडियो देखो, कहीं से भी देखो, द इंपॉर्टेंट थिंग है आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। हाँ, मुझे अच्छा लगता है मेरे वीडियोस लोग देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ये भी समझाऊँ, वो भी समझाऊँ। मुझे वो पर्सनली चीज़ बहुत पसंद है, तो इसीलिए बोल रही हूँ अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करना। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे वीडियोस देखते हो, आपकी जब एग्जाम हो, मुझे बताना कि हमारा आपका फिजिक्स का पेपर कैसा गया। दूसरे पेपर भी बता सकते हो, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है दूसरे पेपर से, पर बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। दिस इज़ द टाइम, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं देखना चाहती हूँ, बट दिस इज़ द टाइम कि आपको अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ो, बहुत अच्छे से समझने की ट्राई करो, चीज़ें रटो नहीं, जो भी कॉन्सेप्ट हो उससे अच्छे से समझो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थ्योरी बहुत अच्छे से करो, लिख के पढ़ो, बोल के पढ़ो, सुन के पढ़ो, वीडियो देख के पढ़ो, जैसे पढ़ना है पढ़ो, बस पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हमारा चैप्टर एंड करते हैं, हमारा 1 शॉट कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ है कि इसके बाद के जो वीडियोज़ है ना, जैसे कि मैं बात करूँ ग्रेविटेशन की, पर्सनली मुझे नहीं फील होता, मतलब आई डोंट नो कि मैं कैसे हर चैप्टर का 1 शॉट कराऊँ, बिकॉज वो मुझे इतना वर्थ नहीं लगता है कि यार आप एक अच्छे से चैप्टर को पढ़ो, फिर ठीक है, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या कराना है वो। पर मैं कोशिश करूँगी कि आगे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करवाऊँ, न्यूमेरिकल्स वाले वीडियोस अपलोड करूँ, ताकि आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से कवर हो जाए। इसके बाद में किस चैप्टर का 1 शॉट चाहिए वो आप मुझे बताना कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है। देखो ईजी चैप्टर, ग्रेविटेशन इज़ अ वेरी ईजी चैप्टर, तो मैं इसलिए उसके 1 शॉट के फेवर में नहीं हूँ कि वो बहुत ईजी चैप्टर है, मैं उसका क्या 1 शॉट करूँ। सिर्फ और सिर्फ मुझे डेरिवेशन निकालने, और हाइट पे जाके इतना होगा, डेप्थ में जाके इतना होगा, पोल पे इतना होगा, तो वो सारी चीज़ें, इक्वेटर पे इतना होगा, ये सारी चीज़ें सिर्फ न्यूमेरिकल है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ मैं उसके। तो आप लोग मुझे बताना कि नेक्स्ट किस चैप्टर का आपको 1 शॉट चाहिए, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँ। मुझे लगेगा अरे नहीं, ये चैप्टर एक्चुअल में टफ है और आप लोग को 1 शॉट हेल्प करेगा, तो डेफिनेटली मैं जल्दी से जल्दी उसको अपलोड करूँगी। तो ठीक है मेरे गले की बैंड बज चुकी है, तो अभी हम लोग यहाँ पे रैप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। मुझे खुद को बहुत खुशी होगी अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लगे आते हो तो। थैंक यू।